देवियों और सज्जनों नमस्कार। आज की इस खुशनुमा सुहावनी सुबह में आप सबों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। मैं श्री निरंजन वर्मा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो राजीव दीक्षित को मंच पर ले आएं। व्याख्यान से पहले मैं प्रभावती जयप्रकाश सेवा केंद्र जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उनका मैं परिचय देना चाहूंगा। यह एक ऐसी संस्था है जो पिछले 25 वर्षों से तमिलनाडु के सुदूर गांवों से आर्थिक रूप से निहायत गरीब और दुर्भाग्य से जो पोलियो ग्रसित भी हैं ऐसे 200 बच्चों का वहां लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, उनकी चिकित्सा, उनका खान पान, उनका कपड़ा सब कुछ मुहैया कराया जाता है। और यह करीब 35 किलोमीटर दूर यहां से गुड़वांचेरी गांव में स्थित है। आपको जब भी मौका मिले कृपया वहां जाएं और देखें कितना बड़ा मानवीय कार्य वहां हो रहा है। और इस मानवीय कार्य के पीछे जिस हस्ती का सबसे बड़ा हाथ है वो है हमारे देव स्वरूप आदरणीय श्री शोभा कांत जी। मैं उनसे आदर करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि वो मंच पर आएं। अब मैं मुखातिब हो रहा हूं श्री राजीव भाई की ओर। राजीव भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरा देश उन्हें जानता है कि उनका राष्ट्र चिंतन और जो राष्ट्रीय चेतना की बात वो पिछले 15-20 वर्षों से करते आ रहे हैं, उसने ऐसी जागरूकता फैलाई है जिसके लिए लोग उन्हें हर बार सम्मानित करते हैं। ऐसे राजीव भाई जहां भी राष्ट्रीय चिंतन की बात होगी, जहां भी संस्कृति की बात होगी, हमारी धरोहर की बात होगी, वहां राजीव भाई का नाम शीर्ष पे लिया जाएगा, यह हम सब जानते हैं। और आज वो हमारे बीच में एक दूसरे अवतार के रूप में उपस्थित हुए हैं। वो राष्ट्र धर्म की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बात वो करेंगे हमारे स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र धर्म और राष्ट्रीय चेतना हम फैला पाएंगे। इसीलिए इन्होंने एक रूप लेके हमारे बीच में वो उपस्थित हुए हैं और वो शरीर की बात करेंगे। यह शरीर जो इस सृष्टि की सबसे बड़ी देन है, इस पृथ्वी पर यह शरीर जो है वो अनमोल है। उस शरीर के बारे में हम उतना नहीं जानते जितना कि हमें जानना चाहिए। और इस शरीर के लिए बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपने अपने तरीके से हमें बताया है। उन्होंने अपने अनुभवों को ग्रंथों में लिखा है, लेकिन जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये राजीव दीक्षित जी ऐसे हैं जिन्होंने अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय जो ऋषि वाग्भट ने लिखा था, उस पर पिछले 3 वर्षों से ऐसा शोध किया है, उसमें इतनी गहन अध्ययन किया है और उन्होंने हम लोगों के बीच में उसको लाने की कोशिश की है बहुत ही सरल और सहज तरीके से, कि उन सूत्रों का अगर हम अपने जीवन में, जो कि बहुत ही सरल है, उसे अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हम बहुत ज्यादा उम्र तक बिना किसी डॉक्टर या वैद्य के हम लोग जी सकते हैं। तो मैं अब ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा और मैं अब ये पूरा मंच इस नए कलेवर के साथ एक नए अवतार के रूप में उपस्थित राजीव दीक्षित को सौंपता हूं। उससे पहले मैं उन्हें सम्मानित करना चाहूंगा। मैं श्री बंसीलाल जी बजाज, जिन्होंने हमें मीडिया के रूप में बहुत अपने पत्रिका में बहुत ज्यादा हम महत्व दिया पिछले 1 महीनों से, मैं चाहूंगा कि वो आए और माला द्वारा उनका स्वागत करें। श्री शोभा कांत जी शॉल ओढ़ाकर उनको सम्मानित करेंगे। अब पूरा मंच राजीव दीक्षित को समर्पित है और मैं चाहूंगा कि अपने मोबाइल फोन्स को या तो स्विच ऑफ कर लें या फिर उसे साइलेंट मोड में डाल दें, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए या स्वस्थ होने के लिए यह हमारा पहला चरण होगा। श्री राजीव दीक्षित जी। चेन्नई नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं बहुत आभारी हूं आप सभी का, और विशेष रूप से श्री शोभा कांत जी का, प्रदीप भाई का, निरंजन भाई का, मेघानी भाई, इन सब का बहुत आभारी हूं कि इन सब की प्रेरणा से मुझे आपके बीच में एक ऐसे विषय पर बात करने का मौका मिला जिन विषयों पर मैं पहले बात नहीं करता था। हमारी जो चिकित्सा और स्वास्थ्य का विषय है
इस पर बात करने की प्रेरणा मुझे पिछले 3-4 साल पहले हुई, जब मैंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था। मैंने भारत देश की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा था, ये जानने के लिए कि हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। हमारे देश की सरकार हर 10-10 साल में एक जनसंख्या की गणना कराती है, जिसको सेंसस कहते हैं हमारे देश में। तो जब सेंसस होता है तब उस समय यह भी गणना की जाती है कि कितने लोग बीमार हैं, किनको क्या क्या बीमारी है, और कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने संपूर्ण स्वस्थ हैं, कितने आधे स्वस्थ हैं। तो मैंने आज से लगभग 4 साल पहले एक पत्र लिखा था स्वास्थ्य मंत्री को, और उसमें एक ही प्रश्न पूछा था कि भारत के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। तो हमारे देश के मंत्री महोदय के सचिव ने, सेक्रेटरी ने उत्तर दिया कि देश के लोगों की स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसके लिए हम आपको पूरा डाटा भेज रहे हैं, आप उसका अध्ययन करके खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो सरकार ने जो मुझको डाटा भेजा वो 1-2 पन्ने का नहीं था, वो काफी 600-700 पन्ने का मोटा सा एक पुलिंदा था। उसमें जो सेंसस की रिपोर्ट थी वो पूरी उन्होंने लिखी थी। वो पढ़कर मुझे बहुत परेशानी हो गई। परेशानी क्या हो गई कि उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 112 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, और 112 करोड़ लोगों में स्वस्थ लोगों की संख्या गिनती की 25 से 30 करोड़ है। बस 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको स्वस्थ कहा जा सकता है, जिनको किसी तरह का कोई रोग नहीं है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। बाकी जितने भी लोग हैं सभी को कुछ न कुछ तकलीफें हैं। जैसे भारत सरकार के विशेषज्ञों ने यह कहा कि 5 करोड़ लोग इस देश में हैं जिनको डायबिटीज है, मधुमेह है, खराब बीमारी है। दुनिया के ज्यादातर डॉक्टर कहते हैं कि ये जल्दी ठीक नहीं होने वाली बीमारी है, और ये 5 करोड़ लोगों को हो गई है। और विशेषज्ञ ये कहते हैं उस रिपोर्ट में कि अगर यही गति और रफ्तार से डायबिटीज बढ़ती गई तो अगले 2014 तक लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों को ये होगी। फिर उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 12 से 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको लंग्स इन्फेक्शन की भिन्न भिन्न बीमारियां हैं, जैसे दमा है, अस्थमा है, सांस फूलती है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है। ऐसे 12-13 करोड़ लोग हैं। फिर वो विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग 15-16 करोड़ लोग हैं जिनको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हड्डियों का दर्द, जिसको आप संधिवात कहते हैं सरल भाषा में, ये हड्डियों के जोड़ों के दर्द की बीमारियां हैं। फिर उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 से 10 करोड़ लोग हैं जिनको पेट का कुछ न कुछ तकलीफ है, जिनको पित्त की बीमारियों के द्वारा हम लोग अक्सर परिभाषित करते हैं। गैस बनना, एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, हाइपर एसिडिटी होना, वगैरह वगैरह। और ये सब मैं पढ़ता गया, और एक जगह लिखा हुआ था रिपोर्ट में, बहुत परेशान करने वाली बात, कि 20 से 22 करोड़ लोग हैं जिनको आंखों की कुछ न कुछ बीमारी है। या तो कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता, दिन में दिखता है तो रंग का अंतर पता नहीं चलता। हम लोग अंग्रेजी में उनको नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस या ग्लूकोमा जैसी बीमारियों से परिभाषित करते हैं। और ये पढ़ते पढ़ते मैं परेशान होता गया। अंत में रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि ये सब बीमारियां तो हैं और सरकार इनके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। हर साल केंद्र सरकार का बजट है इन बीमारियों को ठीक करने के लिए, वो करीब 96,000 करोड़ रुपए का है, परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों मिलाकर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर राज्य सरकारों के अलग अलग बजट हैं। उन्होंने बताया कि जैसे तमिलनाडु की राज्य सरकार का बजट 35,000 करोड़ का है, आंध्र प्रदेश की सरकार का बजट 28,000 करोड़ का है। ऐसे अलग अलग राज्यों की सरकारों का बजट है। केंद्र सरकार का बजट और राज्य सरकार का बजट दोनों मिलाकर औसतन मैंने निकाला तो लगभग 1-1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है सरकार की तरफ से। फिर ये पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद और एक हिस्सा है रिपोर्ट का कि भारत की सरकार कहती है कि विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के लिए इस देश में जो डॉक्टरों की संख्या है, जो रजिस्टर्ड हैं, वो 23 लाख हैं। एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीएएमएस माने आयुर्वेद के, और प्लस बीएचएमएस होम्योपैथी के, तीनों विधाओं के, होम्योपैथी, आयुर्वेद
और एलोपैथी तीनों मिलाकर सरकार कहती है कि 23 लाख डॉक्टर हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अब 23 लाख डॉक्टर और लगभग 70 से 75 करोड़ मरीज, या बल्कि 80 करोड़ मरीज, तो मैंने हिसाब निकाला कि एक डॉक्टर कितने लोगों का इलाज कर सकता है। अगर ईमानदारी से कोई डॉक्टर सवेरे से शाम तक, सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक क्लिनिक में काम करे तो ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों को वो देख सकता है। अब 23 लाख डॉक्टर हैं और 50 का उसमें गुणा कर दो तो बीमारों की संख्या और जिनका इलाज हो पा रहा है उनकी संख्या में जमीन आसमान का अंतर है। फिर मैंने एक दूसरा पत्र लिखा और मैंने स्वास्थ्य मंत्री को यह कहा कि ये डॉक्टरों की संख्या तो पर्याप्त नहीं है बीमारों का इलाज करने के लिए। क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए? तो मंत्री के यहां से पत्र आ गया कि भारत की सरकार और राज्य की सरकारों ने अब तक जितने डॉक्टर्स बनाए हैं इनको बनाने में करीब 10 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है। अगर ये संख्या हम दुगनी करें तो 20 लाख करोड़ रुपए हमें चाहिए। सरकार के पास इतना धन उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी मालूम नहीं। फिर मैंने भारत सरकार को याद दिलाया कि भारत सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया हुआ है जिसमें कई देश शामिल हैं और वो समझौते का टाइटल है 2014 तक सभी स्वस्थ। भारत में सन 2014 तक सभी को स्वस्थ हो जाना है, ये सरकार का समझौता है। तो 2014 तक कैसे होने वाला है? मुझे नहीं लगता कि कोई होने की संभावना है। और सरकार स्वीकार करती है कि जिस गति से सरकार काम कर रही है, अगर सभी हिंदुस्तानियों को स्वास्थ्य दिया जाए, चिकित्सा दी जाए, तो कम से कम 350 साल लगेंगे। ये कैलकुलेशन मैंने कैसे निकाला? हर साल जितने डॉक्टर इस देश में पढ़कर निकल रहे हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद के, और उसमें देश का जो ग्रोथ रेट है 10%, वो जोड़कर हर साल उनकी संख्या बढ़ती जाए तो 350 साल में सभी को चिकित्सा और स्वास्थ्य मिल जाएगा। अब पता नहीं 350 साल में कितने जीवित बचेंगे और कितने यहां से चले जाएंगे। अब मेरी एक जो दुख की बात है मन की, वो ये कि 350 साल में जनसंख्या अगर जो बढ़ रही है उसको जोड़ दिया इसमें, तो किसी को भी स्वास्थ्य कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। जब ये जानकारी मुझे आई तो मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने सोचा कि ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। फिलहाल पिछले कुछ वर्षों से मैं स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़ा हूं। उनसे जब मैंने इन सब विषयों पर चर्चा की तो वो भी कहते हैं कि बात तो बहुत गंभीर है। सबको स्वास्थ्य मिलना सरकार के बूते का और सरकार के दम पर और चिकित्सा जो चल रही है इस देश में उसके दम पर तो संभव नहीं है, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए मैंने भारत देश के कई बड़े चिकित्सकों से बात करना शुरू किया, ऐसे वैद्यों से बात करना शुरू किया जो आयुर्वेद के बड़े पंडित माने जाते हैं इस देश में। विशेष रूप से एक वैद्य हैं हार्डीकर, पूना में रहते हैं और उनका भारत में बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। आजकल हिंदुस्तान के आयुर्वेद चिकित्सा के जो विशेषज्ञ हैं वो उनको आधुनिक चरक कहते हैं, इतनी ऊंची स्थिति है उनकी, हार्डीकर जी की। उम्र उनकी लगभग 85 वर्ष हो चुकी है। मैंने हार्डीकर जी से कहा कि भारत की चिकित्सा की जो स्थिति है वो ये है, सरकार कहती है, आप क्या मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि भारत में किसी को भी सरकार के भरोसे चिकित्सा कभी नहीं मिल सकती। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी चिकित्सा स्वयं करे तभी रास्ता खुलेगा और कोई रास्ता नहीं। हार्डीकर जी ने एक दिन मुझे कहा कि तुम जानते हो 200 साल पहले हिंदुस्तान में लोग बीमार नहीं थे इतने। तो मैंने कहा आप कैसे कहते हैं? उन्होंने कहा स्टैटिस्टिक्स देख लो, आंकड़े देख लो। तो 200 साल पहले के भारत के लोगों के चिकित्सा और स्वास्थ्य के आंकड़े मैंने इकट्ठे किए जो अंग्रेजों की सरकार के द्वारा तैयार किए गए थे, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों की सरकार चलती थी। तो मुझे हैरानी हुई कि आज जितने बीमार हैं और उस समय जितने बीमार थे, आज जितनी जनसंख्या है और 200 साल पहले जितनी जनसंख्या है, वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अगर आपको सरल भाषा में कहूं कि अगर आज 100% लोग बीमार हैं तो 200 साल पहले मुश्किल से 8 या 10% लोग ही बीमार थे। अब वो 8 से 10% लोगों की चिकित्सा के लिए अंग्रेजों ने एलोपैथी व्यवस्था यहां शुरू की थी, जो शायद पर्याप्त रही होगी क्योंकि बीमारों की संख्या बहुत कम थी।
आज बीमारों की संख्या हमारी कुल संख्या की 70 से 80% हो गई है और ये चिकित्सा लगभग फेल हो गई है। पिछले 60 वर्षों में आजादी के बाद आप सब जानते हैं, सरकार भी मानती है इस बात को कि जितना विकास हुआ है एलोपैथी चिकित्सा का, जितने डॉक्टर बढ़े हैं, जितनी दवाएं बढ़ी हैं, जितने हॉस्पिटल्स बढ़े हैं, जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, उतनी बीमारियां कई गुना गति से बढ़ गई। अब न हॉस्पिटल पर्याप्त हैं न डॉक्टर पर्याप्त हैं। आप अक्सर आए दिन अखबारों में समाचार पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे कि लोगों को बिना इलाज के मर जाना पड़ता है, बिना दवा के मर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल के बाहर बेचारे पड़े रहते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उनके ऊपर काम का इतना बोझा है कि वो सभी पेशेंट को अटेंड नहीं कर सकते। ये दोनों तरफ की बातें समझने के बाद मुझे वैद्य हार्डीकर जी की बात समझ में आई कि सब लोग अपनी चिकित्सा करने लगे तो रास्ता खुलता है सभी के स्वस्थ होने का। तो मैंने एक दिन हार्डीकर जी को पूछा कि क्या यह संभव है कि हर आदमी अपनी चिकित्सा खुद कर ले, तो डॉक्टर की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, आपसे कुछ बातें पूछेगा, आपको भूख लगती है कि नहीं, प्यास लगती है कि नहीं, नींद आती है कि नहीं, खाना अच्छा लग रहा है कि नहीं, वगैरह वगैरह, और ये सब आप उसको बताएंगे। ये सब बताने के बाद वो अपना कंक्लूजन आपको बताएगा कि आपको फलाना रोग हुआ है या आपको ऐसी तकलीफ हुई है। मतलब क्या है, डॉक्टर ने जो कुछ बताया आपके कहने पर, वो कोई भगवान तो नहीं है, ऐसा डॉक्टर तो कहीं नहीं है कि जो आप कुछ भी ना कहो और बता दे कि आपको ऐसा है। शायद 250-300 साल पहले रहे होंगे ऐसे कुछ चिकित्सक जो नाड़ी देखते ही बात करते थे कि आपने 10 दिन पहले ये खाया। हार्डीकर जी ने मुझे बताया कि ऐसे वैद्य रहे हैं इस देश में जो 1 मिनट आपकी नाड़ी पकड़ लें तो बता देंगे कि कल क्या खाया, 2 दिन पहले क्या खाया, 4 दिन पहले क्या खाया, 10 दिन पहले क्या खाया। अब ऐसे लोगों की कमी बहुत है इस देश में, संख्या भी कम है। तो हार्डीकर जी ने मुझे कहा कि आप जो बताते हैं डॉक्टर उस पर से अपना तय करता है, लेकिन उसमें भी वो पक्का नहीं होता। एलोपैथी चिकित्सा में तो सिद्धांत ही है ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, माने कोशिश करो और गलतियां करो, कोशिश करो और गलतियां करो, कोशिश करो, माने तीर चलाओ, लगे तो ठीक, नहीं तो तुक्का। यह बात हार्डीकर जी के मुंह से सुनी तो मुझे लगा कि वो आयुर्वेद चिकित्सक हैं, शायद इसलिए ऐसा बोलते होंगे। फिर मैंने ये बात कंफर्म करने के लिए एलोपैथी के कई बड़े डॉक्टरों से बात की, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से बात की, दिल्ली में, मुंबई में। वो कहते हैं कि देखो बात तो सही है लेकिन हम इसको जाहिर में नहीं कह सकते, माने आप जैसे लोगों के सामने नहीं कह सकते कि हम सब ट्रायल एंड एरर पे काम करते हैं, हम सब तीर चलाते हैं, लग जाए तो ठीक है नहीं तो तुक्का है। माने आपका जो इलाज किया जाता है वो एक कुछ एजम्पशंस के आधार पर है, कंफर्म कुछ भी नहीं है उसमें। काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो आप तो मर ही जाएंगे। डॉक्टर कहेगा मैंने तो बहुत कोशिश की, अब मैं क्या कर सकता हूं, और आप चुपचाप अपने पेशेंट की डेड बॉडी लेके वहां से चले आएंगे। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान के एलोपैथी चिकित्सा के शीर्षस्थ डॉक्टर जो इस देश में हैं, उनकी एक संस्था है। वो संस्था की एक कॉन्फ्रेंस में मैं चला गया था गलती से, एक डॉक्टर मुझे पकड़ के ले गया था, मेरा जाने का तो कोई अधिकार नहीं था लेकिन डॉक्टर ले गया था। वो कहता था कि तुम सुनना बस बैठ के, हम बात क्या करते हैं, कुछ बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, रिएक्ट नहीं करना, बस सुनना, हम देखो क्या बातें करते हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन में बैठा रहा दिल्ली में। जो बातें होती हैं वो आपको सुना दी जाए तो आप किसी भी एलोपैथी चिकित्सक के पास नहीं जाएंगे। वो बिल्कुल इस तरह से बातें करते हैं जैसे कोई कसाई बकरे को काटने से पहले बात करता है। ऐसी स्थिति इस देश में आ गई है। फिर 3 दिन सुनने के बाद मैं परेशान हो गया, तो मैंने वो डॉक्टर से कहा मैं जाना चाहता हूं। उसने कहा अब तुम समझ गए हम लोग क्या हैं। तो मैंने कहा ये आपने मुझे समझाया क्यों? तो उन्होंने कहा तुम एक काम कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते, कि ये बातें दूसरों को समझा दो। ऐसी स्थिति है। उसमें जो सबसे गंभीर बात हुई थी वो मैं आपको एक वाक्य में कहना चाहता हूं। वो ये कहते थे सभी डॉक्टर एक दूसरे से सहमत होते हुए कि 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही काम किया है, दर्द से लड़ने का, बस, इसके अलावा कुछ नहीं।
250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही रिसर्च किया है, एक ही काम किया है, एक ही शोध किया है, वो दर्द से लड़ने का। इसके आगे कुछ नहीं है। और ये बात मैं बहुत घंटों घंटों सोचता रहा, तब जाकर मुझे मन में प्रेरणा हुई कि मुझे तो भारत के लोगों को कुछ और बताने की जरूरत है। तब मैंने हार्डीकर जी को पूछा कि अब मेरे समझ में आया, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो उनका, देखो, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें महान महान लोगों ने, चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, बागभट्ट ऋषि, निघंटु ऋषि, पाराशर ऋषि, ये सब महान महान लोगों ने एक बात कॉमन कही है, और वो ये कही है कि जो व्यक्ति मरीज होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है। इसको आप गंभीरता से मनन करते रहिए। ये बात चरक ने भी कही है, सुश्रुत ने भी कही है, बागभट्ट ने कही है, निघंटु ने कही है, पाराशर ने कही है कि जो रोगी होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि उसको अपने दुख और तकलीफ का जितनी गहराई से महसूस हो सकता है वो किसी भी डॉक्टर को नहीं होता। जो अपने दुख तकलीफ को गहराई से महसूस कर सकता है वो चिकित्सा भी कर सकता है, बस उसको कुछ ज्ञान की जरूरत है। और कुछ ज्ञान, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्ञान अगर उसके जीवन में है तो वो कहते हैं कि वो हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है और दूसरों को मदद कर सकता है। उनके इस वाक्य से मुझे बहुत प्रेरणा हुई कि जो रोगी है वो सबसे अच्छा चिकित्सक हो सकता है। और आयुर्वेद के जितने बड़े पंडित हैं वो भी मानते हैं इस बात को। वो ये कहते हैं कि आयुर्वेद का 85% हिस्सा, ये बात मैं आप सबको बहुत विनम्रता पूर्वक लेकिन गंभीरता से कह रहा हूं, इसको आप कभी भूलिएगा मत। आपके जीवन के स्वास्थ्य और चिकित्सा का 85% हिस्सा इतना सरल और आसान है कि आप स्वयं उसे कर सकते हैं। मात्र 15% हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको किसी विशेषज्ञ की मदद की जरूरत पड़ सकती है। मात्र 15%। अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो आप जानते हैं 33% पर आदमी पास हो जाता है, और उसके ऊपर सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और 60 पे तो फर्स्ट डिवीजन होती है, 75% पे तो डिस्टिंक्शन आ जाती है। मैं 85% की बात कर रहा हूं। 85%, 85% चिकित्सा और स्वास्थ्य का हिस्सा ऐसा है जो आप स्वयं अपने जीवन में कर सकते हैं बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के। बस 15% हिस्सा है जिसमें किसी विशेषज्ञ की जरूरत है। और आपको मैं एक आगे की बात कहता हूं कि ये जो 15% हिस्सा है आपकी जिंदगी का जिसमें आपको विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है, ये हिस्से में सबसे कम बीमारियां हैं। सबसे कम बीमारियां, माने जहां आपको विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़े आपके जीवन में, वो बीमारियों की संख्या सबसे कम है। और जहां विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है आपको अपने जीवन में, वो बीमारियां सबसे ज्यादा है। इसका माने कि हम 85% तो डॉक्टर हो ही सकते हैं। कंक्लूजन इस बात का यह है। अब आप अगर 85% से और बेहतर डॉक्टर होना चाहते हैं तो बागभट्ट ऋषि कहते हैं कि अपने शरीर को थोड़ा जान लीजिए, बस। और वो दूसरी महत्व की बात कहते हैं कि अपने भोजन को पहचान लीजिए। शरीर को जान लीजिए, भोजन को पहचान लीजिए, तो वो कहते हैं आप 100% डॉक्टर हो सकते हैं। शरीर को जान लीजिए मतलब थोड़ा फिजियोलॉजी, थोड़ा एनाटॉमी, आज की भाषा में मैं कहूं थोड़ा शरीर विज्ञान आपको मालूम हो। और ये बहुत आसान है आजकल, कोई मुश्किल काम नहीं है। भारत सरकार ने विभिन्न तरह की छोटी छोटी पुस्तकें छपा रखी हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस में अब तो ये आ गया है। वो किताबें बाजार में उपलब्ध हैं, आप खरीद लाइए और आपको थोड़ा फिजियोलॉजी तो समझ में आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत एनाटॉमी समझ में आ जाएगा। शरीर के क्या क्या अंग हैं, अंगों के क्या क्या उपांग हैं, हृदय है तो कहां है, लीवर है तो कहां है, किडनी है तो कहां है, लीवर का किडनी से क्या संबंध है, किडनी का हृदय से क्या संबंध है, आपस के उनके इंटर रिलेशनशिप है। अब तो एक चार्ट आता है कैलेंडर जैसा, मेरी आपको विनती है कि खरीद के एक टांग लीजिए अपने घर में, आपको भी मदद करेगा, आपके बच्चों को भी मदद करेगा। तो ये हिस्सा बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बस इसमें जो मुश्किल हिस्सा है वो ये कि शरीर के अंगों के और उपांगों के जो नाम हैं
वो जो भाषा में दिए गए हैं वो आपको थोड़ा कम समझती है, तो आप आयुर्वेद वाला ले लीजिए, वो आसानी से समझ में आएगा, उनके आपस के संबंध वगैरह वगैरह। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि ये उपलब्ध है आपके सामने, और इसमें ज्यादा बात करूंगा तो समय खर्च होगा। आपको सिर्फ संकेत कर रहा हूं कि आज आप चाहें तो आज, नहीं तो एक दो दिन में कुछ ऐसी पुस्तकें फिजियोलॉजी एनाटॉमी की खरीद लें, नहीं तो एक कैलेंडर चार्ट आता है वो ले लें, 2-3 कैलेंडर के चार्ट आते हैं वो ले लें। अभी सरकार ने एक 12 कैलेंडर का चार्ट निकाला है, बहुत ही सरल भाषा में है, बहुत आसान है, उसको घर में टांग कर पलटते रहें, देखते रहें। ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा लीवर क्या है, हृदय क्या है, किडनी क्या है, आपस के इनके फंक्शंस क्या है। ये बात भागवत जी कहते हैं कि थोड़ा शरीर को जान लो और भोजन को पहचान लो। अब उसमें आगे उन्होंने एक सूत्र लिखा है संस्कृत में कि शरीर को जानना अगर है तो ठीक है, इसको जरा और समझिएगा, शरीर को जानना है तो ठीक है, लेकिन भोजन को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी। माने उनका कहना यह है कि शरीर को जान लें तो ठीक है, नहीं जाने तो भी भोजन को तो पहचान लें। और भागवत जी ने पूरी विनम्रता से, पूरी गंभीरता से एक बात लिखी है कि जिसने भोजन को पहचान लिया उसको जिंदगी में कभी भी किसी चिकित्सक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब भोजन को पहचान लिया माने रसोई घर को पहचान लिया, सीधी सी बात है। और भागवत जी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो वो रसोई घर है। और वो कहते हैं कि सबसे बड़ा विज्ञान अगर कोई है तो ये रसोई घर का विज्ञान है, जिसको भोजन विज्ञान कहें या पाक शास्त्र कला कहें, जो भी बात आप कहना चाहें। वो ये कहते हैं कि इससे बड़ी खोज पूरी दुनिया में हुई नहीं और अगले हजारों साल होगी नहीं। इतनी गहरी बात वो कहकर चले गए यहां से। वो कहते हैं कि पिछले हजारों साल में हुई नहीं भोजन से ज्यादा रिसर्च, और अगले हजारों साल में होगी नहीं। और मैं अपने अनुभव से और आप खुद अपने अनुभव से ये बात कह सकते हैं कि दुनिया में भोजन और रसोई पर सबसे ज्यादा रिसर्च अगर कहीं हुई तो भारत में हुई, और अगले हजारों साल भी होगी तो भारत में ही होगी। क्यों? दूसरे देशों में भोजन ही नहीं है, रिसर्च क्या करेंगे? हो भोजन तब तो रिसर्च करें। आप में से बहुत सारे लोग यूरोप गए होंगे, अमेरिका गए होंगे, आप देखिए भोजन क्या है उनके पास, ले दे के एक पाव रोटी और डबल रोटी। अब वो आलू से खा लो या प्याज से खा लो, प्याज से खा लो कि आलू से खा लो, उसको बीच में काट के प्याज भर लो या प्याज बगल में रख के खा लो। उसको पिज्जा कह दो, बर्गर कह दो, हॉट डॉग कह दो, कोल्ड डॉग कह दो, वो प्रिपरेशन तो एक ही है ना। और वो प्रिपरेशन है मैदे का, मैदे को सड़ाकर बनाया हुआ। इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं जिसको फूड स्टफ कहा जाए, माने सॉलिड भोजन, मुख्य भोजन कहा जाए, वो उनके पास एक ही है, पाव रोटी डबल रोटी। उसको वो मछली से भी खा सकते हैं, गाय के मांस से भी खा सकते हैं, बकरे के मांस से भी खा सकते हैं, या वगैरह वगैरह कहीं से कुछ भीख में मिल गया, दाल चावल वगैरह, तो उसके साथ खा सकते हैं, वो सब भीख में मिला हुआ है, उनके यहां कुछ होता है नहीं। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। एक बार एक विदेशी व्यक्ति से मेरा झगड़ा हो गया, एक जर्मनी का व्यक्ति था, उससे झगड़ा हो गया। झगड़ा कुछ इस बात का था कि भारत महान है कि जर्मनी महान है। ये जर्मनी के लोगों को आप जानते हैं थोड़ा शॉविनिज्म बहुत है, खराब शब्द है शॉविनिज्म, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। वो कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं वगैरह वगैरह। हिटलर भी यही कहता था। तो उसकी महानता की हवा निकालने के लिए मैंने उससे कुछ सवाल कर लिए तो परेशान हो गया, लेकिन जर्मनी की असलियत सामने आ गई। मैंने उसको पूछा तुम्हारे देश में क्या होता है? गन्ना होता है, गन्ना, शुगर केन? तो उसने कहा नहीं होता। आम होता है? आम नहीं होता। केला होता है? नहीं होता। चीकू होता है? नहीं होता। संतरा होता है? नहीं होता। मौसम्मी होती है? नहीं होती। वो बहुत परेशान हो गया तो कहने लगा देखिए मिस्टर राजीव दीक्षित, कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती। अब बात आगे करिए। कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती। एक वाक्य में उसने खत्म कर दिया। फिर मैंने कहा अच्छा चलो मीठी चीज नहीं कड़वी चीज पूछते हैं, मेथी होती है? मेथी?
मेथी तो मीठी नहीं है, तो मेथी होती है? उसने कहा नहीं होती। पालक होता है? नहीं होता। चुकंदर होता है? नहीं होता। फिर थोड़ी देर में परेशान हो गया, कहने लगा हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में नहीं होती। तो मैंने कहा फिर होता क्या है? तो उसने कहा दो ही चीजें हैं, एक तो आलू होता है और एक प्याज होती है। तो आलू को प्याज में मिला के खा लो या प्याज को आलू में मिला के खा लो, और कुछ नहीं होता। फिर मैंने उसको गिनाना शुरू किया कि देखो भारत में क्या क्या होता है, मीठी चीजों में क्या क्या होता है, खट्टी चीजों में क्या क्या होता है, तीखी चीजों में क्या क्या होता है, कसैली या कड़वी चीजें क्या क्या है। 6 रस है ना, षड रस की बात कही जाती है। 6 रस में मैंने गिनाना शुरू किया तो वो कहता है कि यार इसमें तो एक एनसाइक्लोपीडिया लिख जाएगा। मैंने कहा यस, भारत में इतना ही होता है। और मैंने उसको जब ये कहा कि ये हर गांव में होता है, तब तो वो बहुत परेशान हो गए। मैंने कहा हर गांव में होता है, 7,32,000 गांव हैं, हर गांव में ये सब होता है। माने किसी गांव को दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, नमक को छोड़कर। तब उसने कहा कि सच में इंडिया इज ग्रेट। ये ग्रेटनेस है अपने देश की। हमको अगर ये समझ में आती है तो भागवत जी की बातें हमको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। मैं भागवत जी के बारे में 1-2 जानकारी और देकर विषय पर आना चाहता हूं, ये भूमिका के रूप में कह रहा हूं। भागवत जी भारत देश के उन महान ऋषियों में गिने जाते हैं जिन्होंने चरक से भी ज्यादा काम किया। ये बात को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं। अब तक हमने बार बार चरक का नाम सुना है, चरक चरक चरक। भागवत जी चरक के शिष्य थे और चरक ने जितने साल काम किया उससे 1.5 गुना ज्यादा काम भागवत जी का है। चरक जी के जाने के बाद चरक ने जो सूत्र लिखे हैं, जो उनकी खोज है, रिसर्च है, चरक संहिता जो पूरा का पूरा शास्त्र है, उसके एक एक सूत्र को प्रमाणित करने का काम भागवत जी ने किया। प्रमाणित करने का मतलब ऑब्जर्वेशन करना, फिर जैसा रिजल्ट है वैसा ही प्राप्त करना। जैसे चरक ऋषि ने कहा ये खाने से ये होता है, मान लो उन्होंने एक स्टेटमेंट कर दिया कि ये वस्तु खाने से ये होता है। भागवत जी ने उसको प्रमाणित करने में 25 साल लगा दिए, 20 साल लगा दिए, 30 साल लगा दिए, और जब तक देख नहीं लिया तब तक उसको लोगों को कहने लायक नहीं माना। हमारे आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि चरक जो थे महापंडित थे, बहुत ऊंचे स्थान के व्यक्ति थे, लेकिन भागवत जी थे वो साधारण आदमियों के चिकित्सक थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चरक ने जो बातें बहुत गहराई से और गूढ़ शब्दों में कही हैं, भागवत जी ने उनको बहुत सरल करके साधारण लोगों की समझ में आए वैसा प्रस्तुतिकरण कर दिया है। भागवत जी की ये 2 पुस्तकें अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने चरक को पढ़ लिया, सुश्रुत को पढ़ लिया, निघंटु को पढ़ लिया, सबको पढ़ लिया, क्योंकि उन्होंने सबका निचोड़ डाल दिया उसमें। और वो ये कहते हैं कि अब मैंने जो तैयार कर दिया है अष्टांग हृदयम या अष्टांग संग्रहम, ये आम आदमी के लिए है। वो चाहे तो इसका पालन करे और अपने जीवन में मेरी तरह से सुखी और निरोगी रहे। भागवत जी 135 वर्ष तक जिंदा रहे और उनके शिष्य बताते हैं कि उन्होंने इच्छा मृत्यु को धारण किया। माने उनकी इच्छा हो गई थी कि अब बहुत दिन जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है, तो मृत्यु को वरण किया। ऐसे पंडित आदमी, इतनी कमांड अपने शरीर पर। और वो ये कहते हैं जब मृत्यु को जा रहे थे तो उनके शिष्य कह रहे थे कि परेशान हम हो जाएंगे, आप चले जाएंगे। उनका कोई परेशानी नहीं है, ये शरीर छोड़ूंगा, दूसरा धारण करूंगा। जैसे तुम शर्ट बदलते हो मैं बदल लूंगा, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए, इस शरीर का सीमा हो गया है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मृत्यु को धारण किया अपनी इच्छा से, उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया है वो 2 ही पुस्तकों में सारा समाहित है। तीसरी कोई पुस्तक उन्होंने लिखी नहीं, और वही दोनों पुस्तकों में कुल मिलाकर 7,000 सूत्र हैं। 7,000 2 पुस्तकों में कुल मिलाकर 7,000 सूत्र हैं। सभी सूत्र संस्कृत में हैं, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि उस जमाने में हिंदी थी नहीं, तमिल थी नहीं, तेलुगु थी नहीं, ज्यादा से ज्यादा संस्कृत ही थी या प्राकृत थी। तो संस्कृत में उन्होंने सब कुछ लिखकर छोड़ दिया। वही सूत्र मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ता रहा, 4-5 वर्षों से तो बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं।
जब से मुझे मन में ये बात आई, पढ़ता रहा। और हमारा जो अभियान है, जो पूरे देश में हम चलाते हैं स्वदेशी के लिए, उससे ये बहुत गहराई से जुड़ा है। क्योंकि हमारे अभियान में अब तक हम ये बात करते थे ना कि घर में पेप्सी कोला, कोका कोला मत लाओ क्योंकि विदेशी पेय है। फिर मैं ये भी कहता था ये पीने लायक नहीं है, टॉयलेट क्लीनर है। बहुत साल पहले मैं बोल के गया था चेन्नई में। अब सरकार ने भी मान लिया है कि टॉयलेट क्लीनर है और वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि टॉयलेट क्लीनर है। तो ये बातें हम स्वदेशी अभियान में जोड़कर चलते थे। जब मुझे पता चला कि इसी स्वदेशी अभियान का एक बड़ा हिस्सा है पेप्सी कोका कोला भारत से धन लूटकर अमेरिका ले जा रहा है, ऐसे एलोपैथी चिकित्सा की दवाएं बनाकर कंपनियां उससे भी ज्यादा लूट कर ले जा रहे। एक अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। उसकी बैलेंस शीट मैंने देखी तो उनका मुनाफे का प्रतिशत 20,000 है, माने 20,000% प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भारत में। पेप्सी कोका कोला तो 1000% पे काम कर रहे हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल 20,000% पे काम कर रहा है। एक अमेरिकन कंपनी है एली लिली, उनका प्रॉफिट परसेंटेज 35,000 है, 35,000% मुनाफा कमा रहे हैं वो भारत में। तो ध्यान में आया कि विदेशी कंपनियां पेप्सी कोका कोला बेचकर जितना धन कमा रही हैं, उससे कई गुना ज्यादा एलोपैथी की दवाएं बेचकर कमा रही हैं। और उस धन को कमाने में भारत के चिकित्सक उनकी थोड़ी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं जो ये कंपनियां बेच रही हैं। मैंने बहुत सारे चिकित्सकों से यह पूछने का लगातार प्रयास किया है कि आप इसी कंपनी की दवाएं क्यों लिखते हैं। मान लो एक चिकित्सक है, बहुत पैसे वाला है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की ही दवाएं लिखता है। बंबई में मैंने ये ज्यादा काम किया। और एक है वो एली लिली की ही लिखता है, एक है सेंडोज की ही लिखता है, एक सीबागाइगी की ही लिखता है। तो पता चला कि उनका कमीशन फिक्स है। ये खराब शब्द बोलने के लिए आप मुझे माफ करेंगे, डॉक्टरों का कंपनियों से कमीशन फिक्स है। माने कमीशन जो कंपनी ज्यादा देगी वो उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि उनको आपकी चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने कमीशन की चिंता है। और वो कमीशन खाकर ऐसी दवाएं भी लिखेंगे आपको जो जरूरत नहीं है, गैर जरूरी है। अक्सर आपने देखा है कि एक साथ कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, 18-20 गोलियां लिखी हुई हैं, 4 सुबह 4 दोपहर 4 शाम 4 रात गोलियां ऐसे खिलाते हैं जैसे सब्जियां खाएं हम। और वो तो कहते हैं कि सब्जी वब्जी खाओ ही मत, गोलियां ही खाते रहो। हां, विटामिन बी के लिए भी गोली खा लो, विटामिन सी के लिए भी गोली खा लो, विटामिन ए के लिए भी गोली खा लो, और गोली से भी ज्यादा इंजेक्शन लगवा लो। और अब तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या सब बना दिया। माने जो प्रकृति हमें दे रही है उसके चक्कर में न फंस के ये गोलियों के चक्कर में फंसो, ताकि कंपनी का माल बिके, ताकि उनका भी कमीशन बढ़े। ये पूरे देश में चल रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम। मैं आपको विनम्रतापूर्वक ये कहने आया कि जिस चिकित्सक को भगवान मानकर आप उसके पास जाते हैं, पैसे भी देते हैं, फीस भी देते हैं, लेकिन वो दवा आपको देता है कमीशन के आधार पर कि ज्यादा कमीशन है तो ये दवा लिखनी है, नहीं तो नहीं लिखनी। और भारत की सरकार बिल्कुल भी फेल हो चुकी है इस कमीशन खोरी को रोकने में। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि डॉक्टरों की कमीशन खोरी पर वो कंट्रोल कर सके। जो शपथ लेकर डॉक्टर निकल रहे हैं उसके ठीक उल्टे काम वो अपने जीवन में कर रहे हैं। एक शपथ उनको दिलाई जाती है, वो शपथ लेकर निकलते हैं, उसमें बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जीवन ठीक उसका उल्टा है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि भागवत जी की बात जो वो कहते हैं कि 85% जो जीवन की चिकित्सा है वो हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है, 15% के हिस्से में विशेषज्ञ की जरूरत है। तो मुझे लगा कि जो 85% है वो तो जानो। और वो जानने के लिए 5-6 साल जो काम किया मैंने, उसमें से कुछ सूत्र मैंने निकाले। भागवत जी के 7,000 सूत्र हैं। सभी सूत्रों पे बात करूं तो कम से कम तो महीना सवा महीना लगता है, वो भी रोज 3 घंटे बात करूं तो मैंने कहा और सोचा कि इतना समय किसी के पास भी नहीं है और शायद मेरे पास भी नहीं है, तो इनमें से कुछ सूत्र हैं जो बहुत जरूरी लगते हैं, वो निकालो। तो भारत में जैसे मैंने हार्डीकर जी का नाम लिया, उनकी मैंने मदद ली इसमें।
और हार्डीकर जी के बराबर के कई ऐसे वैद्य हैं, उनकी मदद मैंने ली और मैंने कहा कि आप मुझे बताओ ये सूत्र, ये सूत्र, ये सूत्र, ये सूत्र बहुत ही जरूरी है, बिना इसके आदमी का जीवन ही नहीं चलेगा, ये पहले मुझे बता दो। तो उन्होंने बताना शुरू किया, तो वो 7,000 से घट के 3,000 तक आए। फिर मैंने कहा ये 3,000 में मुझे बताओ, तो 3,000 से 1,000 पर आए, फिर 500 पर आए, फिर 500 से 50 पर आ गए। और वो 50 के बाद भी उन्होंने कहा अगर तुम ये 50 भी नहीं बता सकते तो ये 15 तो जरूर बता दो।